अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो बच्चा चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स का रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक हम करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी, ये समझने से पहले देखते हैं बेटा इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 20 में हमने पढ़ा है कि 1895 में विलियम रोंजन ने डिस्कवर की थी बेटा एक्सरेज, और एक्सरेज थी वेरी एनर्जेटिक रेडिएशंस जो किसी भी हैवी मेटल से निकलती थी जब कोई भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर हम इंसिडेंट करवाते थे। और एक्सरेज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो किसी भी रैपिंग या किसी भी शीट में से पास कर सकती हैं। और इन एक्सरेज की को यूज़ करते हुए हम किसी भी लिविंग बॉडी का इंटरनल इमेज भी देख सकते हैं ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स। और विलियम रोंजन ने वहाँ पर यह भी बात प्रूव की कि जो एक्सरेज हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर बड़े डीप और गहरे ब्लैक डॉट्स जो हैं वो जहाँ जहाँ एक्सरेज फॉल करेंगी वहाँ से वो जो फोटोग्राफिक प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, डार्क हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही 1895 में एक्सरेज डिस्कवर हुई तो हेनरी बैकरल ने जो है वो एक्सरेज के बारे में स्टडी शुरू की, और इसने ये बात प्रूव करने की कोशिश की कि जितने भी हमारे पास फ्लोरिसेंस मटेरियल्स होते हैं, फ्लोरिसेंस मटेरियल होते हैं जो चमक पैदा करते हैं जब उनके ऊपर कोई लाइट या उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो हैं या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनके ऊपर फॉल करे तो वो चमक पैदा करते हैं, तो उनको हम कहते हैं फ्लोरिसेंट मटेरियल्स। तो फ्लोरिसेंट मटेरियल्स की स्टडी जो है वो शुरू की हेनरी बैकरल ने, और अपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से उसने ये बात प्रूव करने की कोशिश की कि जो एक्सरेज हैं वो फ्लोरिसेंट मटेरियल से भी निकल सकती हैं। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने एक लिया यूरेनियम का सॉल्ट। यूरेनियम जो थी उस ज़माने में, बल्कि आज भी जो यूरेनियम है, कुछ यूरेनियम के जो हमारे पास मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरिसेंस, जब उसको हम धूप में रखते हैं। और उस दौर में यूरेनियम को एज आ फ्लोरिसेंस मटेरियल भी यूज़ किया जाता था। और बाई यूजिंग यूरेनियम और वो बनाते थे उनसे मुख्तलिफ किस्म के ग्लास वेजल्स डेकोरेशन के लिए, घरों में सजाने के लिए। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी आशना नहीं थे कि जो यूरेनियम के जो ग्लास वेसल जिनको वो बना रहे हैं इनके अंदर से ख़तरनाक किस्म की रेडिएशन निकलती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकती हैं। खैर, उसने यूरेनियम का सॉल्ट लिया जो फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करता, और उसने ली एक फोटोग्राफिक प्लेट हेनरी बैकरल ने। अब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अगर कोई भी लाइट पड़ेगी तो वो डार्क हो जाएगी, तो उसको डार्कनेस समझाने के लिए उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसने कर दी रैपिंग। ठीक है, ब्लैक पेपर रैप कर दिया ताकि इसके ऊपर कोई लाइट फॉल ना करे, और उसको रख दिया उसने धूप में, ठीक है, सनलाइट में। अब सनलाइट डायरेक्टली अगर पड़ेगी उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर तो वो उसको डार्क कर देगी, लेकिन चूंकि इसके ऊपर रैपिंग है, ये सारी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या है बेटा, रैपिंग है, तो रैपिंग की वजह से ये सनलाइट इस फोटोग्राफिक प्लेट को जो है वो ख़राब नहीं कर सकती, डार्क नहीं कर सकती, तो ये एज रिमेन एज वाइट ही रहेगी। तो ये उसके पास है जी यूरेनियम साल्ट। तो यूरेनियम साल्ट उसने रख दिया इसके ऊपर। अब यूरेनियम साल्ट फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस करता है, तो धूप में पड़ा रहा वो, और शाम को या कुछ अरसे बाद जब उसने देखा तो यूरेनियम ने क्या किया, उसने इस रैपिंग को पार करते हुए उस जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उसके बाद बल्कि डिफरेंट एरियाज़ को डार्क कर दिया। फिर उसने क्या किया, उसने ये बात प्रूव करने के लिए कि ये जो हमारे पास इतना एरिया जो है वो सारा एरिया जो डार्क हुआ है इस फोटोग्राफिक प्लेट का, ये यूरेनियम से निकलने वाली रेडिएशन या यूरेनियम से निकलने वाली एक्सरेज की वजह से हुआ है। वो समझ रहा था कि यूरेनियम में से एक्सरेज निकल रही हैं, तो उसने इनके दरमियान में रख दिया एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। तो पेपर के ऊपर रैपिंग के ऊपर ऑब्जेक्ट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, हार्ड ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर यूरेनियम, और उसने उसको फिर धूप में रख दिया। तो उसने देखा कुछ टाइम बाद यूरेनियम फ्लोरिसेंट तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वो जो ऑब्जेक्ट था उसकी जगह को छोड़ के बाकी तमाम एरिया जो था वो डार्क हो गया इर्द गिर्द से। उसने एक दो और एक्सपेरिमेंट करने थे, तो अगले दिन जो था वो बारिश शुरू हो गई, बादल आ गए, काफ़ी दिन बादल रहे, तो उसने एज इट इज़ एक नई फोटोग्राफिक प्लेट ली, उसको रैप किया जिस तरह एक्सपेरिमेंट के लिए जो वो हम इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं। अब बारिश रुकने से उसने ड्रॉअर में रख दिया उसको, अपनी फोटोग्राफिक प्लेट को भी विद डैट ऑब्जेक्ट और ऊपर यूरेनियम। तो एज इट इज़ उसने इस पूरे सेट को पकड़ के, और इसमें जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो बिल्कुल फ्रेश फोटोग्राफिक प्लेट थी, डार्क वाली नहीं, उठा के अपने ड्रॉअर में दराज में रख दिया। तो कुछ दिनों बाद जब बारिश रुकी तो उसने कहा चले मैं अब निकालता हूँ और इसमें अपना एक्सपेरिमेंट दोहराता हूँ।
तो उसने जब उसको निकाला तो उसने देखा कि यूरेनियम जो थी वो उसने क्या किया है, फोटोग्राफिक प्लेट की रैपिंग को क्रॉस करके रेडिएशन के निशान छोड़ दिए हैं उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो अब अगर ये रेडिएशन के निशान आ गए हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि यूरेनियम में से कुछ ऐसी रेडिएशन निकल रही हैं जिसका फ्लोरेसेंट या एक्सरे से ताल्लुक नहीं है। देखे ना, फ्लोरेसेंट तो उसने धूप में प्रोड्यूस करनी है, धूप तो थी नहीं उस दराज में। तो इसका मतलब यूरेनियम विदाउट फ्लोरेसेंट फिनोमेना कुछ ऐसी रेडिएशन खारिज कर रही है जो इनविजिबल है, नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सर रैपिंग को भी पार कर गई हैं और उसने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बहुत गहरे असरात छोड़े। फिर उसने नॉन फ्लोरेसेंट कुछ यूरेनियम ली जो बिल्कुल भी चमक प्रोड्यूस नहीं करते थे, डार्क यूरेनियम जिसे कहते हैं, और उसको उस रैपिंग के ऊपर रखा और थोड़ा सा फासले पर रख के उसको मतलब उसके कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो पता चला कि यूरेनियम में से कुछ ऐसी रेडिएशन निकल रही हैं जो बिल्कुल इनविजिबल हैं, और वो जो रेडिएशन है उनकी प्रॉपर्टीज एक्सरेज जैसी नहीं है। देखें ना, एक्सरेज जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं है। लेकिन जब उन रेडिएशन को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया गया तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का बहुत गहरा असर पड़ा। इसका मतलब ये जो रेडिएशन है ये एक्सरेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ये कुछ और रेडिएशन है। तो उन रेडिएशन को हेनरी बैकरल ने नाम दिया बैकरल रेज या बैकरल रेडिएशंस। 1896 में हेनरी बैकरल ने, हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया रेडियो एक्टिविटी को फ्रॉम यूरेनियम साल्ट। उसके 2 साल बाद ही 1898 में मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, हस्बैंड एंड वाइफ थे, इन्होंने 2 नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट दरियाफ्त किए, रेडियम एंड प्लोनियम। इसके लिए इनको काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी, ज़मीन में से इसको थोड़ा सा इनको लेबर वर्क करना पड़ा और ज़मीन में कुछ बाद जगहों से इनको खोद के ये थोड़े थोड़े इनकी क्वांटिटी निकालनी पड़ी और इसके एक्सपेरिमेंट करने पड़े। अब ये जो एलिमेंट थे ये भी बिल्कुल यूरेनियम की तरह की ही रेडिएशन, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन इमिट कर रहे थे। तो उन एलिमेंट को पहली दफ़ा मैरी क्यूरी ने रेडियम का नाम दिया क्योंकि ये रेडिएशन खारिज कर रही थी। वो जो बैकरल रेडिएशन थी या बैकरल रेज थी उसको सिंपल उसने रेडिएशन का नाम दिया और रेडिएशन से उस जो एलिमेंट का नाम रेडियम पड़ गया और पोलोनियम का नाम दे दिया। खैर, तो ये 2 एलिमेंट और डिस्कवर हो गए जो कि रेडियो एक्टिव थे। तो फिर इन रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की बुनियाद पर इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1903 में। तो हेनरी बैकरल, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर डिस्कवरिंग रेडियो एक्टिविटी इन 1903। तो उसके बाद ये पता चला कि जो एलिमेंट हैं, द एलिमेंट हैविंग अटॉमिक नंबर Z ग्रेटर देन 82 आर अनस्टेबल एंड गेन स्टेबिलिटी बाय एमिटिंग रेडिएशंस। कौन सी रेडिएशन वो आगे पढ़ेंगे, 3 टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं, वो कौन से हैं जिनके अटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है। अब ये क्यों अनस्टेबल होते हैं इसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए रेडिएशन को एमिट कर रहा है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और अभी तक 286 सिर्फ 286 स्टेबल न्यूक्लियस हैं, लेकिन 3000 के करीब क्या है बेटा, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं जो कि रेडिएशन को खारिज करते हैं। और रेडिएशन का निकलना किसी भी न्यूक्लियस में से, ये जो रेडियो एक्टिविटी का खारिज होना, इट इज़ अ प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना। और ये न्यूक्लियर फिनोमेना है तो इसकी जो रेट ऑफ एमिशन है, जो रेडिएशन निकल रही है किसी न्यूक्लियस में से, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कंसंट्रेशन क्या है। और रेडियो एक्टिविटी जो थी है ये डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ मटेरियल, फिजिकल स्टेट ऑफ मटेरियल सच एज टेम्परेचर, प्रेशर या डेंसिटी। ये हेनरी बैकरल ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने, कि जब वो उस यूरेनियम या रेडियम या प्लोनियम के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा रहे थे या कम कर रहे थे तो रेडिएशन की एमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस रफ्तार से वो मिट हो रही थी उस रफ्तार से वो मिट होती गई। प्रेशर भी उन्होंने अप्लाई करके देखा और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उसका मतलब यह है कि ये रेडिएशन है इनका फिजिकल चेंजिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि 1-2 एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हैं लेकिन वो स्टेबल हैं। जब मिसाल के तौर पे बिस्मथ की मिसाल लें तो 83209 ये स्टेबल हमारे पास न्यूक्लियस होता है। अच्छा, उसके बाद इसकी टाइप्स कितनी हैं, तो टाइप्स जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट क्या है जी, हमारे पास ये बेटा एक लेड चैम्बर है, आपको नज़र आ रहा है।
इस लेड चैम्बर के बिल्कुल दरमियान में हमने रखा हुआ है एक रेडियो एक्टिव सोर्स जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है। कोई रेडियम, प्लोनियम, यूरेनियम जोन सा भी है वो रखा हुआ है। इसके बिल्कुल ऊपर क्या है बेटा, इसके बिल्कुल ऊपर है एक वैक्यूम चैम्बर। लेड चैम्बर के बिल्कुल ऊपर अटैच है एक वैक्यूम चैम्बर। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है, इसके बिल्कुल इस साइड पे हमने लगा दिया है एक नेगेटिव प्लेट या कैथोड, और इधर लगा दिया हमने पॉजिटिव प्लेट या एनोड, और बिल्कुल सामने हमने लगा दी फोटोग्राफिक फिल्म। तो बेटा जब यहाँ से रेडिएशन निकलेंगे, अब रेडिएशन तो हर तरफ निकलेंगे इस न्यूक्लियस में से, इस अनस्टेबल न्यूक्लियस में से, लेकिन लेड चैम्बर क्या करेगा, इन रेडिएशन को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा। लेकिन यहाँ से जो रास्ता मिल रहा है, इस रास्ते से रेडिएशन इंटर हो जाएंगी वैक्यूम चैम्बर में। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई और जाके सीधा फोटोग्राफिक प्लेट पे इस एरिया पे टकराई। तो यहाँ पर इस एरिया में कुछ उनको डार्क एरिया मतलब निशानात मिले। कुछ रेडिएशन बिल्कुल नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई और जाके इस एरिया पे टकराई, और कुछ रेडिएशन ना तो नेगेटिव की तरफ ना तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ी बल्कि सीधी गुजर गई। इसका मतलब इन रेडिएशन के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई हुई है। तो ऐसी रेडिएशन जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या एनोड की तरफ मुड़ी हैं और इस बिल्कुल राइट साइड भी उन्होंने जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया, मतलब राइट साइड पे वो डिटेक्ट हुई हैं उन रेडिएशन के ऊपर, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बीटा रेडिएशन का नाम दिया गया। जो रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी है इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उनको अल्फा रेडिएशन का नाम दिया गया। और जो ना तो नेगेटिव की तरफ ना पॉजिटिव की तरफ मुड़ी है इसका मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उनको नाम दिया गया गैमा रेडिएशंस का। तो 3 तरह की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 बीटा, नंबर 3 गैमा। अब देखते हैं कि ये अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशन में है क्या। तो बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की या अल्फा रेडिएशन की। तो जब अल्फा रेडिएशन को स्टडी किया गया तो पता चला कि अल्फा रेडिएशन एक अल्फा पार्टिकल जो है इट इज़ अ डबल चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। ये हीलियम का न्यूक्लियस है जिसके ऊपर 2+ चार्ज है विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसमें होते हैं 2 न्यूट्रॉन्स, n=2। तो इसका मतलब मैस नंबर इसका हो गया 4। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं He2+। तो हीलियम का न्यूक्लियस बनता है बेटा, अगर हीलियम एटम की बात करें तो हीलियम एटम में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ख़त्म कर दें, मतलब इसमें से रिमूव कर दें, तो सिंपल न्यूक्लियस बचेगा। दिस इज हीलियम न्यूक्लियस इज अल्फा पार्टिकल सिंपली। तो नीचे मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा है कि अगर हमने मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है तो उसके लिए हमें मैस ऑफ हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के मैस को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल का मैस आ जाएगा। तो ये है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स। फिर बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स की। बीटा पार्टिकल की जब स्टडी की गई तो पता चला कि जो बीटा पार्टिकल्स की चार्ज टू मैस रेशियो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशियो के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीटा नेगेटिव, या फिर फास्ट मूविंग पॉजिट्रॉन है, उसको हम कहते हैं बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ न्यूक्लियस। अब बात यहाँ से ये अराइज होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर से आ रहे हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 20 में हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रहना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहना है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो होनी चाहिए 10⁻10 मीटर पर सेकंड की रेंज में, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन की इतनी स्पीड नहीं हो सकती न्यूक्लियस के अंदर, हो ही नहीं सकती, सारी सी बात है। उसका मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स बीटा पार्टिकल जो है ये न्यूक्लियस के अंदर से आ रहे हैं, तो हाउ इज दिस पॉसिबल। तो ये बात उस वक्त भी साइंटिस्ट को समझ कोई नहीं आई। खैर, तो ये अभी विद इन सेकेंड्स हम इसकी रीज़न देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से कैसे निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को हम बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स कहते हैं, जिनका मैस मतलब बीटा नेगेटिव पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इनका मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है और इनके ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, -e। इसी तरह अगर हम बात करें पॉजिट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन का मैस भी इलेक्ट्रॉन के मैस के बराबर ही है, लेकिन इसका चार्ज होता है पॉजिटिव e। और हम जानते हैं कि जो पॉजिट्रॉन है वो एंटी पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रॉन का। एंटी पार्टिकल क्या होता है, एंटी पार्टिकल ऐसा पार्टिकल होता है अगर वो अपने रिस्पेक्टिव पार्टिकल से मिले तो दोनों बिल्कुल एनिहिलेट हो जाए, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए।
तो फिर उस पार्टिकल को, उस एंटी पार्टिकल को, या उसको हम एंटी मैटर कहते हैं। एंटी पार्टिकल इज एंटी मैटर ऑफ that particle in which when these two combines they annihilate and whole mass पार्टिकल का भी और एंटी पार्टिकल का भी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। इसको हम कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ये हमने चैप्टर 19 में पढ़ा हुआ है। खैर, तो ये तो थी हमारे पास बीटा पार्टिकल, मतलब दो तरह के पार्टिकल थे, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। फिर बात आती है बेटा गैमा रेडिएशन की। अब गैमा रेडिएशन जो है हमने पढ़ा है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर कोई नहीं हुआ। तो लाइक एक्सरेज गैमा रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो न्यूक्लियस में से निकलती हैं, और क्यों निकलती हैं इसकी भी बात करेंगे। और इनकी जो एनर्जी होती है बेटा इज इन द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ इनकी एक्सरेज की निस्बत बहुत शॉर्ट होती है, मच शॉर्टर देन एक्सरेज। और अगर इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, हमें पता है, तो hc/λ के मतलब जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, और F इक्वल टू c/λ के मुताबिक जितनी वेवलेंथ छोटी होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो यही वजह है कि फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई। तो ये तो थी हमारे पास रेडियो एक्टिविटी की तीन टाइप्स, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गैमा रेडिएशन। फिर बात ये आती है कि ये जो रेडिएशन हमारे पास अल्फा, किसी भी न्यूक्लियस से अगर अल्फा रेडिएशन निकल रही हैं, बीटा रेडिएशन निकल रही हैं, गैमा रेडिएशन निकल रही हैं, तो बेटा अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस में से अगर 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये तो मैस नंबर 4 बनता है। अगर इकट्ठे 4 पार्टिकल किसी न्यूक्लियस में निकल रहे हैं, इसका मतलब उसके मैस में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है, इसका मैस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इसका मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, नंबर 1। इसलिए हम इसको रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं। और चूंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स या 2 न्यूट्रॉन्स मतलब कम हो रहे हैं, तो अगर एक भी प्रोटॉन कम हो जाए तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। और अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस ही चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियस एक दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसम्यूट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जिसमें बाय द एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशन एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसम्यूट हो जाए, चेंज हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियस का ट्रांसम्यूट हो जाना, यही बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। पढ़ लेते हैं एक दफा कि व्हेनेवर एनी पार्टिकल आर रेडिएशन इज एमिटेड आउट ऑफ न्यूक्लियस, जब किसी भी न्यूक्लियस में से कोई पार्टिकल या रेडिएशन निकलेगी, इट अंडरगो सम चेंजेस, उसमें क्या होंगे प्रोड्यूस बेटा कुछ चेंजिंग्स, एंड न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू न्यू न्यूक्लियस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियस का ट्रांसम्यूट हो जाना ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके। इसके डिके होने की वजह से, जो डिके होने से पहले न्यूक्लियस होगा ओरिजिनल न्यूक्लियस को हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और जो न्यूक्लियाई बनेगा आफ्टर डिके उसको हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। तो आगे इसकी डिटेल पढ़ते हैं जी। हाँ जी, तो ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके या ड्यूरिंग न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ऑल कंजर्वेशन लॉज, कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं, चार्ज, मैस, एनर्जी एंड मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज भी होल्ड करेगा, जितना चार्ज डिके होने से पहले होगा उतना ही चार्ज जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका होगा, मैस भी, एनर्जी और मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। तो अब 3 तरह की रेडियो एक्टिविटी थी, तो हमारे पास जो डिके होगी वो भी कितनी किस्म की होगी बेटा, 3 तरह की होगी। अगर सिर्फ अल्फा पार्टिकल निकल रहा है किसी भी न्यूक्लियस में से तो उसको हम कहेंगे अल्फा डिके। और अल्फा डिके जो होती है बेटा अकर इन हैवी न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस में अल्फा डिके होती है यूजुअली। और ड्यूरिंग अल्फा डिके देखें ना, अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब अगर किसी भी पार्टिकल में से अल्फा निकलेगा तो उसके चार्ज नंबर में 2 की कमी हो जाएगी और मैस नंबर में 4 की कमी हो जाएगी। तो यही बात इधर मैंने लिखी हुई है कि चार्ज नंबर जी डिक्रीज बाय 2 और मैस नंबर ए डिक्रीज बाय 4। जनरल क्वेश्चन क्या बनेगी, सपोज करें ये हमारे पास XAZ इज आवर पेरेंट न्यूक्लियस। जब ये अंडरगो मतलब अमिट करेगा कोई अल्फा पार्टिकल 2 4, देखें जो हमारे पास नया डॉटर न्यूक्लियस बनेगा Y, उसके मैस नंबर में 4 माइनस हो जाएगा और एटॉमिक नंबर में, चार्ज नंबर में 2 माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। अब इसी को फॉलो करते हुए हम 2 एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। नंबर 1 एग्जांपल इज रेडियम 88-226। जब ये एक अल्फा पार्टिकल इमिट करेगी, देखें 88 में से 2 माइनस करें तो बनेगा 86, 226 में से 4 माइनस करें तो बनेगा 22। खैर 88 में से 2 माइनस किया तो 86 बना है। अब 86 एटॉमिक नंबर रेडियम का नहीं है,
रेडॉन का है, तो उसका मतलब विद द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये जो रेडियम का न्यूक्लियस है, रेडियम का एलिमेंट है, वो रेडॉन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह यूरेनियम में से जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 92 में से 2 माइनस करें, देखिए चार्ज नंबर में 2 की कमी होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 आ जाएगा इधर, और 234 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा 234। अब ये जो 90 एटॉमिक नंबर है ये यूरेनियम का नहीं है बल्कि किसका है, ये बेटा थोरियम का एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, थोरियम। तो इसका मतलब यूरेनियम थोरियम में ट्रांसम्यूट हो गया है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, न्यूक्लियस का ट्रांसम्यूट हो जाना। और इसके नतीजे में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी अल्फा पार्टिकल के साथ। वो एनर्जी रिलीज कैसे हम निकालेंगे, हम इस रिएक्टेंट, ये जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है, इसके मैस में से ये जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस My, इसका मैस प्लस मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको माइनस करेंगे तो जो मैस डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं मैस डिफेक्ट। Mx मतलब डॉटर न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस का मैस माइनस डॉटर न्यूक्लियस प्लस अल्फा पार्टिकल के मैस, इनका डिफरेंस निकाले तो आएगा मैस डिफेक्ट। और मैस डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगी एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग अल्फा डिके, वो अप्रोक्सीमेटली हर न्यूक्लियस के केस में जो भी अल्फा डिके करेगा वो कम से कम 5 और मैक्सिमम 8 के करीब 5 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी है ये क्या बन जाती है बेटा, विच बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। और इसकी स्पीड जो है वो कितनी आती है फिर 10⁻⁷ मीटर पर। फॉर एग्जांपल जो अल्फा पार्टिकल अमिट करता है, वो मिसाल ले लेते हैं पोलोनियम की। अब जो पोलोनियम है ना, इसको हम कहते हैं अल्फा सोर्स, क्योंकि जो पोलोनियम है ये अल्फा पार्टिकल्स को अमिट करता है। तो एक पोलोनियम के एलिमेंट में से जब अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ने हैं, उसमें जब हम अल्फा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट पे बम्बार्ड करवाएंगे तो वो किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, वो होंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, जो हम खुद करवाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उसमें हम देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल को मिनिमम कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन या 3 या 1.5 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि पोलोनियम सोर्स में से इतनी एनर्जी तो वो ऑलरेडी वो लेके निकलता है, जो कि काफ़ी है। तो जब किसी इतने ये अल्फा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस पे जाके इतनी एनर्जी टकराएगा तो उस न्यूक्लियस की साख्त को ही चेंज कर देगा। देखें ना, अगर किसी भी न्यूक्लियस में से निकल रहा है तो उस न्यूक्लियस को चेंज कर रहे हैं, अब जाके किसी में एंटर होगा तो उसको भी चेंज कर देगा। सिंपल सी बात है। खैर आगे चलते हैं। आगे जी बेटा बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स की भी 2 टाइप्स हैं, एक है नेगेटिव बीटा पार्टिकल, पीछे हमने पढ़ा अभी बीटा नेगेटिव। तो नेगेटिव बीटा डिके अलग होगी और पॉजिटिव बीटा डिके अलग होगी। अगर नेगेटिव बीटा डिके हो रही है, नेगेटिव बीटा डिके होती किस में है, एक बात याद रखें बेटा, यूजली अकर इन हायर एटॉमिक नंबर। ये हायर एटॉमिक नंबर में अकर होती है। और क्यों होती है, किन एलिमेंट्स में होगी, ये उन एलिमेंट या उन न्यूक्लियस में होगी जिनका विच हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद की निस्बत ज़्यादा होती है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम हायर एटॉमिक नंबर की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मिसाल के तौर पे अगर मैं छोटे एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कार्बन 612 की मिसाल ले लें। कार्बन 612 में 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, छोटा एटॉमिक नंबर है। लेकिन अगर मैं यूरेनियम की बात करूं, यूरेनियम 92 to 38, इसमें बेटा कितने हैं जी, 92 प्रोटॉन्स हैं और 146 न्यूट्रॉन्स हैं। देखिए न्यूट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसका मतलब इस तरह के एलिमेंट क्या करेंगे, इस तरह के एलिमेंट करेंगे नेगेटिव बीटा डिके, और छोटे एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट करेंगे पॉजिटिव बीटा डिके। तो आफ्टर बीटा मिशन क्या होगा जी, मैस नंबर डज नॉट चेंज। अब मैस नंबर चेंज क्यों नहीं होगा, इसकी भी बात करेंगे, रीज़न देखेंगे इसकी। और चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 1। तो इन दोनों पॉइंट्स की रीज़न हम देखते हैं आगे। मैस नंबर ने चेंज नहीं होना, मतलब ए चेंज नहीं होगा और चार्ज जो है वो ए का उसमें इजाफा हो जाए। हाँ जी, तो जनरल क्वेश्चन क्या होगी बेटा, हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस XAZ जब एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट करेगा तो हमारे पास बनेगा YAZ+1। देखिए चार्ज नंबर में ए का इजाफा हो गया और मैस नंबर सेम रहा। अगर इन दोनों को जमा करें तो A+0 A ही बनता है और Z+1 -1 करें तो Z ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल थोरियम जब एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा तो यहाँ पर 90 है तो एक चार्ज नंबर बढ़ना तो बढ़ जाना है 91। अब 91 जो हमारे पास चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर है वो थोरियम का नहीं है
वो है प्रोटेक्टेनियम का। तो थोरियम विल बी कन्वर्ट इनटू प्रोटेक्टेनियम, और मैस नंबर तो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में ये जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो एक स्टेप आगे बनेगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब इसकी रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन, हमने पीछे भी बात की है कि ये जो बीटा पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन के अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं, इनकी एग्जिस्टेंस कैसे उधर हम प्रूव करेंगे। तो बड़े अरसे तक साइंटिस्ट इस पहेली को बूझने में लगे रहे कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से कहाँ से आ रहे हैं। तो फिर कुछ क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए कुछ एक्सप्लेनेशन सामने आई। वो एक्सप्लेनेशंस क्या थी, अगर हम बीटा नेगेटिव की बात करें, ड्यूरिंग बीटा नेगेटिव एमिशन एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में और न्यूक्लियस के अंदर विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो जो कि एंटी पार्टिकल है न्यूट्रिनो का, वो निकलता है। बहुत छोटा मैसलेस पार्टिकल है। खैर इसकी बात ना करें, फिलहाल इधर आए आप। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, सपोज करें यहाँ पर मैं मिसाल ले रहा हूँ कि मेरे पास ये प्रोटॉन्स हैं ये वाले, ठीक है, काफ़ी सारे प्रोटॉन्स हैं। सपोज कर लें ये तकरीबन कोई 80, 85, 80, 90 के करीब हैं, और ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स है, ये भी तकरीबन इसके करीब है, या 100 से ऊपर लगा लें। फिलहाल 4 बनाए, लेकिन आप सपोज कर लें। तो सपोज करें कि इस न्यूक्लियस ने बीटा नेगेटिव एमिट करवाना है, तो ये जो न्यूट्रॉन है ये कन्वर्ट किस में होगा बेटा, सपोज कर लें ये हो जाएगा कन्वर्ट प्रोटॉन में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, प्रोटॉन में। तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, साथ में बना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बीटा पार्टिकल। अब प्रोटॉन को तो न्यूक्लियस के अंदर रहने की इजाज़त है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस छुड़ा कराएगा, किक मारेगा, चल भी बाहर भाग, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में से एमिट हो जाएगा। तो दिस इज बीटा नेगेटिव एमिशन। अब चार्ज नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, देखें पहले इसके मतलब सपोज करें अगर 4 की मिसाल लें तो 4 प्रोटॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है, तो एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया है। तो अगर एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया है तो चार्ज नंबर पहले 4 था, अब कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। लेकिन मैस नंबर की बात करें, पहले कितने पार्टिकल थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूट्रॉन था ना ये। लेकिन बाद में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, फिर भी टोटल 8 पार्टिकल्स हैं, तो मैस नंबर तो 8 ही रहा, लेकिन चार्ज नंबर 1 बढ़ गया। तो यही वजह है कि मैस नंबर रिमेन सेम एंड चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 1। तो दिस इज द मेन रीजन कि वाई जो बीटा नेगेटिव मिशन है वो क्यों हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पीछे मैंने बताया है ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखें अगर उसने डिके होना है तो उसका मतलब उसने अपने पीछे की तरफ आना है, लोअर एटॉमिक नंबर की तरफ आना है। अब छोटा हमारे पास मैस नंबर बनेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स के साथ उसकी रेशियो जो है वो तकरीबन थोड़ी सी बराबर हो, इसलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव बीटा डिके की। जिस तरह नेगेटिव बीटा डिके होती है हायर एटॉमिक नंबर्स में, इस तरह पॉजिटिव बीटा डिके होती है बेटा लोअर एटॉमिक नंबर में। और ये किन एलिमेंट्स में होती है, जिनमें हायर प्रोपोर्शन होती है किन की, प्रोटॉन्स की एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स। हायर एटॉमिक नंबर में हमने क्या देखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ हायर एटॉमिक नंबर में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन लोअर एटॉमिक नंबर में आप देखेंगे या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन से थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो ऐसे एलिमेंट अगर वो अनस्टेबल हैं तो वो क्या करवाएंगे, पॉजिटिव बीटा डिके करवाएंगे। इसको कहते हैं पॉजिटिव बीटा मिशन। तो आफ्टर पॉजिटिव बीटा मिशन मैस नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा जैसे ऊपर है, लेकिन इस केस में चार्ज नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय 1। उधर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा डिक्रीज होगा। तो जनरल क्वेश्चन क्या आएगी बेटा, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस XAZ विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव बीटा मिशन। ये पॉजिटिव 1 का मतलब पॉजिटिव बीटा है, साथ में न्यूट्रॉनो निकलेगा एक, और ये हमारे पास चार्ज नंबर में 1 की कमी आ जाएगी। तो इसको जमा करें, Z-1 + 1 करें तो Z ही बनेगा। इसकी मिसाल ले लें बेटा, एग्जाम्पल क्या जी, मैग्नीशियम 1213 छोटा एटॉमिक नंबर है, गौर करें इसमें 12 प्रोटॉन है और 23 - 12 करें तो 11 न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है। तो जब ये एक पॉजिटिव बीटा मिशन करवाएंगे, जाहिर सी बात है पॉजिटिव बीटा मिशन करवानी है। अब ये प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, ठीक है, नीचे रीजन भी पढ़ेंगे। तो बनेगा सोडियम 1123 विद द एमिशन ऑफ पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एंड एक न्यूट्रिनो मिलेगा जो कि देखा एंटी न्यूट्रिनो इसी का एंटी पार्टिकल है।
रीज़न क्या है जी, फिर वही बात, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की रेशो ज़्यादा है तो प्रोटॉन ने कन्वर्ट होना है किसी में न्यूट्रॉन में ताकि रेशो बराबर हो जाए। तो एक प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में विद द मिशन ऑफ पॉजिटिव बीटा या पॉजिट्रॉन, साथ में न्यूट्रॉनों निकलेगा। अगर इनको जमा करें 1 + 0 1, 0 + 1 1, तो यहाँ से हमें ये बात समझ आ रही है। अगर सोडियम की बात करें तो 23 - 11 करें तो 12 न्यूट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन हो गए। इधर 12 प्रोटॉन थे और 11 न्यूट्रॉन थे, तो ये यहाँ पर हमारी क्या होती है, रेशो तकरीबन ठीक होती है, यहाँ से बराबर होती है। फिर बात करते हैं बेटा गैमा डिके की। तो गैमा डिके क्या है, हमें पता है कि जो गैमा रेडिएशन है वो सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी एटम की अगर बात करें कैसे निकलती हैं, कि अगर कोई भी एटम उसके इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर स्टेट में जाए तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेड एटम। जब वो डी एक्साइट होता है एटम तो वो एमिट करता है रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसी तरह चूंकि ये गैमा डिके एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, तो लाइक एटम्स न्यूक्लियस भी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। कैसे जाते हैं, आफ्टर द इमिशन ऑफ अल्फा या बीटा पार्टिकल्स। अगर किसी भी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलेगा या फिर बीटा पार्टिकल निकलेगा तो आफ्टर अल्फा और बीटा डिके वो न्यूक्लियस थोड़ी देर के लिए चला जाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में, उसको हम कहते हैं एक्साइटेड न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस जब डी एक्साइट होगा तो वो रिलीज करेगा गैमा रेडिएशंस। और जैसे कि हम जानते हैं कि गैमा रेडिएशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक्सरेज की निस्बत भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ बहुत कम है, लेकिन इसका रेस्ट मैस तो जीरो है, हम जानते हैं। ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज है ना तो इसका मैस है गैमा रेडिएशन का, इसका फोटोन, इसके फोटोन का रेस्ट मैस जीरो है। तो फिर जब ये किसी भी न्यूक्लियस में से निकलेगी तो ना तो उसके ये मैस नंबर को चेंज करेगी ना इसके चार्ज नंबर को चेंज करेगी। तो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि आफ्टर अल्फा और बीटा डिके द न्यूक्लियस गोज इनटू एक्साइटेड स्टेट, so when comes to ground state they release electromagnetic wave called gamma radiation, no change in mass number or no change in charge number, क्योंकि इसके फोटोन का रेस्ट मैस जीरो है और इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर चार्ज भी कोई नहीं होता। तो जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, देखें मिसाल के तौर पर ये हमारा एक पेरेंट न्यूक्लियस है, इसके ऊपर स्टार का साइन बनाने का मकसद ये है कि ये एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है। जब ये डी एक्साइट होगा, ये गैमा रेडिएशन इमिट करेगा तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस बन जाएगा, स्टार यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक और साथ में न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन हमने देखी, ब्रीफ डिस्कशन की इसकी। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव बीटा डिके को डिटेल से हमने देखा और अल्फा डिके को हमने डिटेल से देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर इन रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है न्यूक्लियस में से निकल रही है, अगर इनकी रफ्तार ज़्यादा हो जाए, न्यूक्लियस में से निकलने की स्पीड ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब न्यूक्लियस जल्दी जल्दी डिके होगा, जल्दी उसका मैस कम हो जाएगा। तो और अगर इसकी डिके स्पीड कम है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता रेडिएशन निकल रही है, तो उसको डिके होने में टाइम लगेगा। तो ये जो डिके होने का टाइम है ये हमें एक नए टॉपिक की तरफ लेके जाता है जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।